हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे क्लोज टेस्ट की कि क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए। मैं क्लोज टेस्ट को कैसे सॉल्व कर सकता हूं। ठीक है, क्लोज टेस्ट को बोला जाता है रियल टेस्ट ऑफ इंग्लिश। ऐसा क्यों? क्योंकि क्लोज टेस्ट सॉल्व करने के लिए आपकी तीनों चीजें मजबूत होनी चाहिए, ग्रामर भी, वोकैब भी और आरसी भी, यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स भी। आपके सामने एक पैसेज आया, उसके अंदर कुछ फिलअप्स हैं, वो आपको भरने हैं। जब आप पैसेज पढ़ के समझ ही नहीं पा रहे कि लिखा क्या हुआ है तो भरोगे कैसे? यानी आपको पैसेज पढ़ के समझना आना चाहिए, रीड करके कॉम्प्रीहेंड करना यानी समझना आना चाहिए। पहली शर्त हो गई। उसके बाद आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब चार में से आपको एक चूज करना है, तो इसका मतलब आपको तीन हटाने हैं। तो वो तीन किस बेसिस पे हटाओगे? ग्रामर के बेस पे हटाओगे, वोकैब के बेस पे हटाओगे, तो दोनों चीजें आनी चाहिए। कई बार ग्रामर के बेस पे ऑप्शन एलिमिनेट होगा कि अच्छा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, तो ये वाला ऑप्शन चलो जी काट देते हैं। यहाँ पे तो वर्ब चाहिए यार, ये तो वर्ड नाउन है, तो इसको हटा देते हैं जी, है ना। और कई बार आपकी वोकैब काम आएगी कि यार ये मीनिंग कुछ आ रहा है, ये वाला वर्ड जो है इसका तो मीनिंग कुछ और होता है। तो कुल मिला के सीधी सीधी बात अगर मैं शॉर्ट में बात कहूँ, ये जो टॉपिक है बच्चों को बहुत डराता है। क्यों? क्योंकि जैसे बच्चा ना सोचता है जैसे मैथ्स के अंदर एक चैप्टर टीचर ने पढ़ाया, उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इंग्लिश में भी कह सकते हो कि काफ़ी हद तक हो जाते हैं। उस चैप्टर के जैसे सर ने प्रोनाउन पढ़ाया, वर्ब पढ़ाई, उसके 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दिए, हो रहे। सीधा जब क्लोज टेस्ट को अप्रोच करता है वो वाली बात काम नहीं करती। टीचर के 5 लेक्चर देखिए, 10 लेक्चर देख लो, चाहे क्लोज टेस्ट मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। क्योंकि भाई क्लोज टेस्ट उससे उस दिन सॉल्व होगा जिस दिन तेरा ग्रामर, वोकैब और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तीनों पे अच्छी खासी पकड़ हो जाएगी। हर क्लोज टेस्ट अपने आप में अलग है ना। अब प्रोनाउन चैप्टर है, वर्ब चैप्टर है, उसके लिमिटेड रूल्स हैं, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन यहाँ तो वोकैब कुछ भी आ सकती है, कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो जब तक आपके तीनों पोर्शन मजबूत नहीं होंगे तब तक आपका क्लोज टेस्ट मजबूत नहीं होगा, इस बात को जान लीजिए। ठीक है, इसीलिए बच्चों के मन में सबसे ज्यादा क्लोज टेस्ट को लेकर डर रहता है, अगर मैं कंप्लीट इंग्लिश की बात करूं तो। अच्छा जी, फिर सर कुछ तो बताओगे, वीडियो बना रहे हो तो कुछ ना कुछ तो बताओगे इसके बारे में, क्या करें कैसे करें। तो भैया क्लोज टेस्ट को मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि क्या अप्रोच होनी चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन मेन बात वही रहेगी यार, वो तीनों चीज़ें मजबूत देखो आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपको क्या काम करना है पूरे पैसेज को एक बार पढ़ लीजिए, ऊपर ऊपर से जल्दी से। याद नहीं करना है, पढ़ना है, ताकि पता चले पैसेज किस बारे में। उससे क्या होगा ना, थोड़ी सी ऑथर की अप्रोच पता चलेगी कि पॉजिटिव वाइब टाइप के वर्ड सिलेक्ट करने हैं कि नेगेटिव टाइप के वर्ड सिलेक्ट करने हैं, ये है किस चीज़ के बारे में। तो ऑप्शन सिलेक्ट करने आपके लिए थोड़े आसान हो जाएंगे। कोई जो प्रो लेवल के बच्चे होते हैं, जिनका बहुत ज़बरदस्त होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला पैसेज, वो सीधा सीधा एक एक लाइन से भी टक 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 कर देते हैं। लेकिन अगर तुम इतने प्रो होते तो शायद ये वीडियो नहीं देख रहे होते, है ना। तो जिन बच्चों का जो बेसिक मतलब मैं कहूँगा मॉडरेट लेवल पे हैं या एवरेज से थोड़ा सा नीचे हैं, आप ये हैबिट बनाइए कि पहले पूरा पैसेज पढ़ने की आदत डालिए। ऐसा नहीं कि आपने जैसे आपको मैं सीजीएल के कराऊंगा, सीजीएल पेपर में आए हुए कराऊंगा, ऐसा नहीं कि मैंने अपने बना के करा दिए इजी इजी से। तो ऐसे करते हैं ना कई बच्चे, जैसे पहली लाइन पढ़ी, अच्छा इसमें से टिक कर दिया। तो उसकी सी आदत आपकी थोड़ी टाइम बाद बनेगी। सीधा आप ये अप्रोच लगाने की कोशिश करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो पहली तो आदत ये बनाइए कि पूरा पैसेज एक बार ऊपर से निकाल लीजिए कि भैया है किस बारे में, इसमें बात किस चीज़ की हो रही है। अच्छा जी, दूसरी बात, सारा गेम है इलेमिनेशन का। तीन ऑप्शन है, जितना जल्दी हो सके इलिमिनेशन की तरफ बढ़िए कि अच्छा ये तो होगा नहीं। ग्रामर के बेस पे, वोकैब के बेस पे, मीनिंग के बेस पे जितना जल्दी हो सके ऑप्शंस को काटिए। और जो आपने एक बार ऑप्शन काट दिया उसको बार बार मत देखिए, क्योंकि पेपर में प्रेशर इतना होता है, बार बार आपको वही अच्छा लगने लग जाएगा अगर बार बार देखोगे तो। ठीक। और ध्यान रखिएगा, एक पेपर के लिए छोटी सी बात और बता रहा हूँ, मान लो चार ऑप्शंस हैं, आपको एक ऑप्शन उसमें से ठीक लग रहा है, दो तीन के आपको मीनिंग ही नहीं पता, तो भी लगा के आना है। एक ऑप्शन आपको ग्रामर से, मीनिंग से ठीक लग रहा है तो उसको टिक करके आना, भले ही तीन ऑप्शन आपको मीनिंग ना पता हो। ठीक है जी, दो ऑप्शन आपने इलिमिनेट कर दिया, अब दो हैं, दोनों सेम से लग रहे हैं, क्लोज लग रहे हैं। तो जो गट फीलिंग से आपको ठीक लग रहा है, आप एम्पल टाइम इस क्वेश्चन के ऊपर लगा चुके हो, अब इसको छोड़ना वर्थ इट नहीं है, लगा के आइए। ये दो बातें मैंने पेपर के लिए बताई। क्या? एक तो भैया अगर एक ऑप्शन ठीक लग रहा है ग्रामर से, वोकैब से, बाकी चाहे आपको तीनों के मीनिंग ना आते हो, अटेम्प्ट कर देना उसको। दूसरा, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हो, दो में कंफ्यूज हो, तो जो गट फीलिंग से लग रहा है उसको भी लगा दो। ठीक है जी, तो ये आप बातें हैं पेपर के लिए, बाकी ये दो बातें अभी अपन लगाएंगे। ठीक है जी, चलिए जल्दी से पहले आपको क्या करना है, पूरा पैसेज एक बार पढ़ना है। ठीक है, मैं अब ऐसे 5 मिनट ऐसे खड़ा रहूंगा तो वीडियो बड़ी बोरिंग हो जाएगी, है ना। तो आप पॉज कर देना। ठीक, पहले आप इसको कर लो, मैं पॉज पॉज बटन दबा लेना।
नेक्स्ट स्लाइड है, पॉज कर लो, पॉज बटन दबा लो। हाँ जी, देख लिया आपने। ठीक, एक बार आपने इसके गो थ्रू हो गए आपकी भैया ये पैसेज है किस चीज़ के बारे में। ठीक है जी। अभी अगर आपने ऑप्शंस नहीं छांटे तो एक बार ऑप्शन भी छांट लो, फिर मैं डिस्कस कर दूंगा। पहले आप ना ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लो अपने हिसाब से। दोबारा एक बार जल्दी जल्दी पॉज करके या पीछे बैक जाके लो, पॉज कर लो और ऑप्शन भी छांट लो जल्दी से, फिर मैं डिस्कस करता हूँ क्या कैसे करना था इसको। चलो जी, आ जाइए। पूरा पैसेज मैंने पढ़ लिया, मुझे पता चल गया यार, इस बारे में बात हो रही कि आजकल लोग ना ज़्यादा टेक्नोलॉजी फ़ोन वोन ज़्यादा चलाने लग गए, और उसके कारण लोग ना मतलब लिसनिंग पे आजकल ज़्यादा ध्यान नहीं देते, है ना। आजकल लोग ये टेक्नोलॉजी फ़ोन वोन इन सब चीज़ों में ही पड़े रहते हैं, लिसनिंग पे आजकल ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से सोसाइटी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उसको लेके ये अपना पैसेज है। ठीक है जी, आ जाइए। पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं, मतलब पूरा तो आपने पढ़ ही लिया होगा। अब अपन पढ़ते हैं पहले सेंटेंस को। द मॉडर्न डे स्टूडेंट इज एक्सट्रीमली डैश विद टेक्नोलॉजी। मॉडर्न डे स्टूडेंट जो है वो एक्सट्रीमली डैश है टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक, अच्छा जी। अब यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं इज लगा हुआ है और यहाँ पे मुझे भरना है। एक्सट्रीमली आपको पता होगा, मुझे लगता है एडवर्ब है। अगर आपने ग्रामर पढ़ी है पता होगा कि एडवर्ब है, तो यहाँ पे एक एडजेक्टिव आएगा। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा जी, अब इन सबको देखिए। ड्रीरी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो आपको सैड कर दे, उदास कर दे। वो कैब अगर आपको पता है तो आपको पता चल गया कोई लेना देना इसका है नहीं। हिंडर करने का मतलब होता है रुकावट पैदा करना, है ना। अच्छा, मॉडर्न डे जो स्टूडेंट है वो टेक्नोलॉजी से हिंडर्ड है कि टेक्नोलॉजी के लिए प्रति उनकी मतलब ज़्यादा एडवांस हैं वो आजकल के बच्चे, तो हिंडर्ड तो आएगा नहीं। डिसकनेक्टेड है, टेक्नोलॉजी से उनका कोई लेना देना नहीं है, ये भी गलत हो गया। आपने वर्ड सुना होगा टेक सेवी हैं आजकल के बच्चे। टेक्नोलॉजी सेवी हैं, टेक सेवी हैं बच्चे आजकल के। टेक सेवी वर्ड का मतलब होता है बेसिकली किसी फील्ड का ज्ञान होना, किसी फील्ड का प्रोफेशनल ज्ञान होना। तो टेक्नोलॉजी के साथ वो सेवी हैं, आजकल के बच्चे सेवी हैं टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक है जी। दे डू क्वाइट अ बिट बिकॉज ऑफ सोशल, दे डू रीड क्वाइट अ बिट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। पढ़ते हैं वो, काफ़ी ठीक ठाक पढ़ लेते हैं सोशल मीडिया की वजह से। सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह एक्स वाई जी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। वाइल देयर राइटिंग स्किल्स मे नॉट बी टॉप नॉच, दे डू राइट। हालांकि उनकी चाहे राइटिंग स्किल्स अच्छी ना हो, क्योंकि कोई ऐसे लेटर तो लिख नहीं रहे, कमेंट ही तो लिख रहे हैं, वो पोस्ट ही तो डाल रहे हैं इंस्टा पे। हालांकि उनकी राइटिंग स्किल चाहे अच्छी ना हो फिर भी वो लिखते हैं। कर्टेसी, इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहिए, जैसे होता ना कर्टेसी है जी आपकी, इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहिए डैश को। डैश अफिनिटी टू वेरियस प्लेटफॉर्म ऑन इंटरनेट। जो उनकी अफिनिटी है ना, जो उनका झुकाव है, जो उनका लगाव है इंटरनेट के वेरियस प्लेटफॉर्म का, उसको धन्यवाद देना चाहिए। अब यहाँ पे आया अफिनिटी। अफिनिटी है नाउन, इसके लिए धन्यवाद किसका दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, डेयर का मतलब होता है किसी को कोई डेयर देना, है ना। किसी को कोई चैलेंज दे दिया कि तू ये करके दिखा। अफिनिटी नाउन है, मुझे यहाँ पर कोई ना कोई एडजेक्टिव चाहिएगा। डेयर तो या तो मॉडल होता है या वर्ब होती है, कोई लेना देना नहीं, ग्रामर से एलिमिनेट हुआ। ऐसे कोशिश करिए, है ना। अच्छा, देयर ये तो एडवर्ब होता है, शी वेंट देयर वो वहाँ चली गई। मीनिंग से कर लो, ग्रामर से कर लो, गलत हो गया। दे आर अफिनिटी, वो अफिनिटी है कि उनकी अफिनिटी है इन प्लेटफॉर्म पे, उनका झुकाव है इस प्लेटफॉर्म की तरफ। दे आर ये जो है दे अपोस्ट्रोफी एस, ये तो दे आर है, मुझे सब्जेक्ट प्लस वर्ब थोड़ी चाहिए, मुझे तो इस नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। देयर अफिनिटी, उनका जो झुकाव है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ, इसको धन्यवाद देना चाहिए कि हाँ थोड़ा मोटा लिखते तो हैं, चलो ये ठीक। अच्छा जी, हालांकि हालांकि वन स्किल दैट हैज़ बीन डैश अफेक्टेड इज लिसनिंग स्किल्स। हालांकि एक ऐसी स्किल है जो बहुत ज़्यादा बहुत जो डैश अफेक्ट हुई है, वो है उनकी लिसनिंग स्किल्स। ठीक, अच्छा, कैसे अफेक्ट हुई है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो बीन और अफेक्टेड के बीच में लगाना है, वर्ब से पहले लगाना है, इसका मतलब यहाँ एडवर्ब आएगा। थोरो तो एडजेक्टिव होता है, थोरो स्टडी कर ली, थोरो रीडिंग दे ली इसकी, तो एडजेक्टिव वाला ऑप्शन तो गया। ठीक है जी। अच्छा, डेली अफेक्टेड है, एक जो चीज़ है वो डेली अफेक्टेड है कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी चाहिए था कि इसमें इंटेंसिटी बढ़ाने वाला कुछ चाहिए मुझे। एक जो स्किल है देखो, इधर देखने की कोशिश करना,
थोड़ा मोटा लिख भी लेते हैं आजकल, वो कुछ ना कुछ रीड भी कर लेते हैं। दिक्कत आई उनकी सुनने की, क्योंकि मेनली जो वो चीज़ें कर रहे हैं वो ट्वीट करना, ये करना, लिखना विखना, बेसिकली लिखना और पढ़ना तो कर रहे हैं, सुनना आजकल उन्होंने बंद कर दिया है। न्यूज़ व्यूज़ एक्स वाई जी चीज़ें सुनते नहीं है, है ना। तो यहाँ पे मुझे कोई फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करनी कि डेली अफेक्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है ये कहना है। कि थोड़ी मोटी तो ये भी अफेक्ट हो रही है, ऐसी बात नहीं है कि ये राइटिंग जैसे पहले ऐसे वैसे लेटर वेटर लिखने का ज़माना होता था, वैसे ही तो आजकल ये हैशटैग वाले कहाँ से लिखेंगे। अफेक्ट तो राइटिंग और रीडिंग भी हो रही है, पहले नॉवल वोवल पढ़ते थे, आजकल ये इंस्टा पे पोस्ट पढ़ते हैं। अफेक्ट तो ये दोनों भी हो रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो रही है, ये कहना है मुझे। कोई फ्रीक्वेंसी तो बात करनी नहीं है। होलिस्टिक का मतलब होता है बेसिकली, होलिस्टिक अप्रोच आपने सुना होगा, चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों का ना देख के पूरी चीज़ को इकट्ठा देखने का विजन। तो लेना देना नहीं है यहाँ पे इसका, हाँ कि ना। बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है, थोरोली इफेक्ट हो रही है, अंदर तक इफेक्ट हो रही है। तो ऑप्शन आएगा जी थर्ड। इसको देखिए, दे आर एक्सट्रीमली पुअर डैश लिसनर्स, ये बहुत ही पुअर डैश लिसनर्स होते हैं। कैसे लिसनर्स होंगे? डिस्टिंक्टिव हटके लिसनर, पुअर हटके लिसनर। पैसिव तो अपने आप में ही नेगेटिव है, पुअर पैसिव इकट्ठा साथ में नहीं भैया। डेमोन्स्ट्रेटिव दर्शाने वाले लिसनर हैं, किसी चीज़ को दर्शाना, डेमोन्स्ट्रेट करना नहीं भैया। पुअर एक्टिव लिसनर्स होते हैं, एक्टिव लिसनर जो बात को ध्यान से सुनते हैं। एक्टिव लिसनर कौन से होते हैं? जो बात को ध्यान से सुनते हैं, ये पुअर एक्टिव लिसनर्स हैं। ये कैसे हैं? पुअर एक्टिव लिसनर्स हैं, मतलब पुअर अच्छे लिसनर्स हैं। तो ये वाला ऑप्शन अपना मार्क हो जाएगा। हालांकि सीधा दे आर एक्सट्रीमली पुअर लिसनर्स भी लिख सकते थे, है ना, लेकिन अगर इनमें से छांटना हो तो फिर एक्टिव ही मार्क करना पड़ेगा, और कोई इलाज है नहीं। इफ दिस इशू इज नॉट एड्रेस, अगर इस इशू पर ध्यान ना दिया गया, वी मे बी हेडिंग टू इन द फ्यूचर इज अ ह्यूज चंक ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब विद पुअर स्किल्स ऑफ लिसनिंग। अगर इस बात पर ध्यान ना दिया गया तो ऐसे लोगों की भीड़ हो जाएगी पूरे संसार में जो पुअर लिसनिंग स्किल्स के होंगे, और बड़ा पैसिव, बहुत ज़्यादा पैसिव लिसनर हो जाएंगे। देखो यहाँ से पता चल रहा है, ये पैसिव लिसनर हो जाएंगे, पुअर पैसिव लिसनर तो होंगे नहीं, है कि ना। पुअर तो अपने आप में ही नेगेटिव है, तो यहाँ पे पुअर एक्टिव लिसनर्स करना पड़ेगा कि ये एक्टिव लिसनर्स है नहीं। अगर एक्टिव लिसनर्स की बात करी जाए तो ये उस क्वालिटी में पुअर साबित होंगे, नेगेटिव साबित होंगे। अच्छा, रिसर्चर्स का ऐसा कहना है कि लिसनिंग इज द प्राइम इंग्रेडिएंट ऑफ एम्पैथी। रिसर्चर्स का ऐसा मानना है कि दूसरे लोगों के दुख दर्द को समझने के लिए सबसे जरूरी होता है लिसनिंग स्किल। जब तक आप सुनते नहीं, वही है ना, एक तो कोई आप भी, मैं परेशान हूँ या मुझे दिक्कत है, कोई आपको लिख के बताए, और एक आपको कोई बोल के बताए, आपको ज़्यादा जुड़ाव महसूस होगा, आपको उसका दुख दर्द ज़्यादा महसूस होगा। तो रिसर्चर्स का ऐसा कहना है कि अगर किसी दूसरे का दुख दर्द समझना है, एम्पैथी मन में लेके आनी है, तो उसके लिए लिसनिंग प्राइम इंग्रेडिएंट होता है। एंड द वर्ल्ड विल बी एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द टर्म्स ऑफ, और ये जो संसार है बहुत ज़्यादा गरीब हो जाएगा अगर हम बात करें ऐसे लोगों के नंबर की, प्लेनेट पे इन लोगों के नंबर की। अब है क्या, जो लोग सुनेंगे नहीं, सुनने सुनने से एम्पैथी आती है। अगर पुअर लिसनर होंगे तो कैसे लोगों का नंबर घट जाएगा? डोनेट करने वालों का नंबर घट जाएगा, डोनर, सिंपथाइजर, एम्पथाइजर, कैरेक्टर्स, किन लोगों का नंबर घट जाएगा? यहाँ से पता चल रहा है एम्पथी। लिसनिंग प्राइम इंग्रेडिएंट है एम्पथी का, तो एम्पथाइजर का नंबर घट जाएगा। ठीक है, सिंपथी भी वही चीज होती है, लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे तो वही पुट करोगे ना। यहाँ पे अगर सिंपथी होता तो सिंपथाइजर लिख देते, यहाँ पे एम्पथी है तो अपन ने एम्पथाइजर कर लिया। कुछ समझ में आया क्या करना है? कुल मिला के पैसेज का आपको क्रक्स समझना है, उसके बाद चारों ऑप्शंस को खट 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 इलिमिनेट करना है, ग्रामर के दम पे, वोकैब के दम पे, मीनिंग के दम पे, जितना जल्दी हो सके इनको इलिमिनेट करना है। ठीक, नेक्स्ट पैसेज को करके दिखाइए, पॉज कर लीजिएगा। साथ साथ ही कर लेना, ठीक है। रीडिंग जब हो जाए उसके बाद दोबारा दिखाऊंगा तो ऑप्शंस पुट कर लेना, ठीक है। एक बार पहले रीड कर लो। अब पॉज करके ऑप्शंस पुट कर लो। चलो जी, आ जाइए।
अब हमें पता चल गया रोमन्स, ये जो रेसिंग वाली, ये जो चैरिट मतलब रथ वाली जो रेसिंग होती है उसकी गेम की बात हो रही है। ये ऐसे ऐसे ये फेमस होगी, उनके वहाँ चलती थी, उसके बारे में डिटेल्स अपने को बता रखी। ठीक है, आ जाइए। रोमन्स ने डेवलप कर लिया था एक डैश फॉर चैरियट रेसिंग। रोमन्स ने डेवलप कर लिया था अ डैश फॉर चैरियट रेसिंग। ठीक। अच्छा, स्पूनफुल का मतलब क्या होता है? स्पूनफुल इतनी कोई चीज़ की मात्रा जो एक चम्मच में समा सके। कोई पूछे अच्छा ये कितना, ये वाला पाउडर कितना खाना है यार, स्पूनफुल खा लियो भैया, एक चम्मच भर के खा लियो, कोई लेना देना है यहाँ पर? माउथफुल मतलब इतनी क्वांटिटी जो एक बार आप मुंह के अंदर रख सको, नहीं भैया, कोई लेना देना नहीं। ड्रॉप का मतलब या तो किसी चीज़ को गिराना होता है या बूंद होता है, कोई लेना देना है? नहीं भैया। डेवलप टेस्ट फॉर समथिंग का मतलब होता है कोई चीज़ पसंद आने लग जाना, किसी चीज़ के लिए लगाव हो जाना, किसी चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप हो जाना। डेवलप अ टेस्ट फॉर समथिंग, किसी चीज़ की तरफ अफिनिटी हो जाना, लगाव हो जाना, पसंद करने लगना। ये ऑप्शन आ गया। अच्छा जी, द डैश ऑफ गेम आर सो द डैश ऑफ गेम आर सो एक्साइटेड दैट समटाइम्स इट मे डैश इनटू केओस। जो गेम के डैश होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि कई बार ये डैश हो जाती है केओस में। केओस मतलब क्या होता है? पूरी अफरा तफरी मच गई, उथल पुथल हो गई है ना, भगदड़ मच गई, कन्फ्यूजन हो जाता है और दंगे तक हो जाते हैं। अच्छा, गेम के डैश जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, गेम के क्या? रिफॉर्मर्स। रिफॉर्मर्स तो वो होते हैं यार जो रिफॉर्म्स लेके आते हैं, कोई सोसाइटी में बदलाव लेके आते हैं, कोई पॉजिटिव, है ना। जैसे सती प्रथा को हटा दिया, वो रिफॉर्मर्स कहलाएंगे, सोसाइटी में बदलाव लेके आने वाले। कोई लेना देना है यहाँ पर? अच्छा जी, कैंपेन। कैंपेन करने वाले, कैंपेन तो इलेक्शन विलेक्शन या किसी चीज़ के लिए कैंपेन किया जाता है ना, कोई चीज़ प्रोडक्ट बेचना हो उसका कैंपेन किया जाता है, कोई लेना देना है? नहीं भैया। गेम के जो चैंपियंस होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं, गेम के जो चैंपियंस होते हैं वो दंगा करते हैं कि गेम के सपोर्टर दंगा करेंगे? तुम सोचो, अब मान लो रेस चल रही है ना, आपस में, जैसे ये सोचो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वहां पे स्टेडियम में लड़ाई कौन करता है? इंडिया मतलब खिलाड़ी लड़ाई करते हैं कि सपोर्टर लड़ाई करते हैं? लड़ाई कौन करता है? उनकी हो जाती है आपस में। स्टेडियम में मैच देखने गए, वो इधर से हिंदुस्तान जिंदाबाद लगा रहा है, वो पाकिस्तान के नारे लगा रहे थे, भैया थपड़ा थपड़ी हो गई आपस में। तो भैया दंगे में कन्वर्ट, कंफ्यूजन में, केओस में कन्वर्ट होगा इन लोगों की वजह से, सपोर्टर्स की वजह से। समझ में आया? चैंपियंस नहीं लड़ने लग जाएंगे वहां पे जाके। तो सपोर्टर जो होते हैं गेम के वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि कई बार ये जो गेम है ये केओस में डैश हो जाती है। क्या हो जाती है? अडाप्ट माने क्या होता है? ढालना, खुद को किसी चीज़ के अनुसार ढाल लेना। कोई लेना देना है? नहीं। ट्रांसफिगर कर लेना, चेंज कर देना, शेप चेंज हो जाना, कोई लेना देना है? नहीं। रीशेप, फिर से किसी चीज़ के शेप को, आकार को बदल देना? नहीं। कन्वर्ट इनटू, कोई किसी चीज़ की शेप नहीं बदली जा रही ना, वो चीज़ इसमें केओस में बदल गई, ये कहना है। कोई ऐसे थोड़ी कोई मिट्टी की चीज़ पड़ी है कि मैं उसका आकार बदल रहा हूँ, कोई घर है तोड़वा के मैंने स्ट्रक्चर चेंज कर लिया। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट वैसे भी इंटू से पता चल रहा था, कन्वर्ट इनटू समथिंग, किसी चीज़ में बदल जाना। द डैश इन विच रेसिंग टुक प्लेस इज कॉल्ड सर्कस। वो जो डैश है जिसमें रेस होती है उसे सर्कस कहते हैं। अब यहाँ पे देखने में हो सकता है आपको सारे अच्छे लगे। वो जो ट्रैक है जिस पे रेस होती है उसको सर्कस कहते हैं, वो जो रूट है, जो रूट बना होता है उसको सर्कस कहते हैं, वो जो सर्किट है उसको सर्कस कहते हैं। हो सकता है, लेकिन इसका जवाब अगली लाइन में छुपा हुआ था। द डैश वन वॉज द डैश वन वॉज सर्कस मैक्सिमम दिस। हाँ क्या ना, जब द डैश वन वॉज, ऐसा जो ये जो सर्कस था, ऐसा ये जो सर्कस था, इसका एग्जाम्पल है ये मैक्सिमम नाम से रूप में। तो ये क्या चीज़ है? सिर्फ रूट की बात होगी? रूट को तो रूट ही बोलेंगे ना, ट्रैक को तो ट्रैक ही बोलेंगे। बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि वो जो पूरा एरिया है जिसमें ये चीज़ करवाई जाती है, वो जो स्टेडियम है जिसमें ये चीज़ कराई जाती है, उसको सर्कस बोलते हैं। देखो पूरी जो चीज़ है ना, पूरी चीज़ ये कह रहा है कि आगे आपने देखा होगा था डैश वन वॉज, जिसमें इतने, ऑब्वियसली सबसे बड़ा होगा तभी इसकी बात करी जिसमें इतने इतने लोग आ सकते थे। तो ये वाला ऑप्शन तो आंसर आसान था, हाईएस्ट, सॉरी लार्जेस्ट। हाईएस्ट तो होगा नहीं, ऊंचाई की तो बात करनी नहीं, साइज की बात करनी, तो आ गया लार्जेस्ट। अब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, इसको ये सर्कस बोल के बुला रहा है, हाँ क्या ना। ये डैश को जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं उसको सर्कस कहते हैं। अब ये कह रहा है कि सर्कस में इतने लोग बैठ जाते थे, तो ट्रैक पे तो बैठेंगे नहीं भाई लोग, रूट पे तो बैठेंगे नहीं लोग, वो सर्किट पे तो बैठेंगे नहीं लोग, पूरे स्टेडियम में बैठेंगे। इसलिए सर्कस किसका नाम है? स्टेडियम का नाम है। तो कई बार आगे की लाइनों से भी पीछे का हिंट अपने को मिल जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरा पढ़ लिया करो।
अगर आगे आपने ना पढ़ा होगा और इसी को तुक्का मारने की कोशिश करोगे तो कोई ना कोई गलत लगाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट को करिए। फिर से वही ड्रिल, पहले आपको एक बार अपना रीड करना है, उसके बाद फिर मैं आपको ऑप्शंस का टाइम दूंगा और फिर अपन डिस्कस करेंगे। देखिए जरा इसको। अब आंसर भी पुट कर लो, पॉज कर लेना, आंसर पुट कर लो। चलो जी आ जाओ। हमें पता चल गया पूरा का पूरा पैसेज किस बात पर है, रैश ड्राइविंग पर है, तेज चलाने वालों पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, उन्हें कॉन्शियस रहना चाहिए, ये वो चीज़ों पर पूरा अपना पैसेज है। ठीक, ऑल द ड्राइवर्स आर अफेक्टेड बाय रोड रेज। ठीक है, मतलब तेज चलाने वालों की बजाय मेनली गुस्से पर पैसेज है। बेसिकली जो रोड पे लड़ाई हो जाती है ना एक्सीडेंट के बाद, उसकी बात है। सबके सब ड्राइवर जो है अफेक्टेड होते हैं रोड रेज से, जो लड़ाई वड़ाई हो जाती है उसकी वजह से। वेदर दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डैश, चाहे वो डायरेक्टली डैश हो चाहे इनडायरेक्टली डैश हो। अब मान लो रोड पे जा रहे हो, दो गाड़ियां भिड़ गई, लड़ाई हो गई, है ना। चाहे आपकी खुद की गाड़ी नहीं भिड़ी है, जाम में तो आप भी फंस रहे हो, फिर वो एक थोड़ी सी अपने अंदर चुल भी होती है देख के आने की, क्या हुआ, अरे क्या बात होगी भाई साहब, इसकी गलती थी, है ना। तो उस चक्कर में आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डैश होते हो। सबके सब ड्राइवर्स रोड रेज में अफेक्ट होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डैश डैश हो। अब देखो ग्रामर कैसे काम आती है। अब यहाँ पे लिखा हो आर, ठीक, आर के बाद वर्ब की पहली फॉर्म तो आएगी नहीं, इन्वॉल्व तो किसी कीमत पे होगा नहीं। ये किसी को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि ये इन्वॉल्व हैं, ये ड्राइवर्स किसी को जा जाके इन्वॉल्व करके आ रहे हैं कि ये किसी चीज में इन्वॉल्व हैं, तो आईएनजी फॉर्म भी नहीं आएगी, कॉन्टिन्यूस टेंस भी नहीं आएगा। आर के बाद वी1 तो आएगा नहीं, ऑब्वियसली फिर पैसिव वाली फॉर्म देनी पड़ेगी, आर इन्वॉल्व। क्लियर होगी इतनी बात, ग्रामर से ही हो गया क्वेश्चन तो सीधा सीधा। इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज, हर एक पर्सन की ना अलग अलग क्वालिटीज होती हैं कि वो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील करता है। इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज जो हैं डैश करती हैं बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स को। इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज डैश करती हैं बिहेवियर ऑफ स्ट्रेसफुल ड्राइवर्स को। जो हर एक पर्सन की अलग अलग क्वालिटी होती है किसी चीज को झेलने की, बर्दाश्त करने की, वो डैश करती है बिहेवियर को। ये जो स्ट्रेसफुल ड्राइवर होते हैं इनके बिहेवियर को क्या करती है, वो अप्लाई करती है, लगाती है, मल्टीप्लाई करती है, इंक्रीज करती है कि इन्फ्लुएंस करती है। इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज बिहेवियर को, अब देखो ऐसा नहीं लिखा कि गुस्से को बढ़ाती है, बढ़ाना घटाना अच्छा बुरा तो है ही नहीं, बिहेवियर को क्या करती हैं ये। अगर ये होता ना जैसे आप देख रहे हो इंक्रीज करती हैं, गुस्से को इंक्रीज करती हो भी से, वैसे तो ग्रामर से कट जाएगा, देखो क्वालिटीज प्लूरल है तो इंक्रीजेस तो आएगा नहीं, है ना, ये तो सिंगुलर के साथ आता है। मल्टीप्लाई करती हैं, अगर गुस्सा होता ना गुस्से को मल्टीप्लाई करती हैं तो भी मैं मान लेता। बिहेवियर को मल्टीप्लाई करती हैं, बिहेवियर कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी नहीं आ पाएगा। बिहेवियर को अप्लाई करती हैं, बिहेवियर को लगाती हैं कि बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं, उसी से आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। जो आपकी इंडिविजुअल क्वालिटी है उसी से आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, वो डिपेंड करेगा जो इंडिविजुअल कोपिंग क्वालिटीज हैं आपकी उस पर। इंस्टेड ऑफ बीइंग एंगेज्ड ओवर सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर कंट्रोल, बजाय कि ऐसी चीज़ों पे गुस्सा हो जाएं जो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, बजाय कि ऐसी चीज़ों पर गुस्सा हो जाएं। अब कुछ जानबूझ के तो देखो एक्सीडेंट करता नहीं, जानबूझ के कर रहे हो तो फिर तो लड़ते में समझ में भी आता है। मान लो ध्यान नहीं रहा यार, कोई बाय चांस इधर एकदम कट ले लिया, उसकी वजह से गाड़ी थोड़ी सी टच हो गई, तो बजाय कि ऐसी चीज़ों पर गुस्सा होने के जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, ड्राइवर्स को डैश करना चाहिए अपने गुस्से को कंट्रोल करना, लर्न करना चाहिए कंट्रोल करना और पेशेंट रहना, शांत रहना। ड्राइवर्स डैश लर्न, ड्राइवर सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब से पहले क्या आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब आ सकती है। ड्राइवर सीख सकते हैं, उनके अंदर एबिलिटी है, ये कहना है। ड्राइवर्स टू लर्न, ड्राइवर्स के बाद अगर ऐसे टू लर्न लगा दोगे तो इन्फिनेटिव हो जाएगा, वर्ब ही नहीं आएगी, गलत हो गया। ऑट के साथ तो टू आता है, ऑट टू लर्न, टू होना चाहिए था इसमें, ऑट लर्न सीधा तो आ नहीं पाएगा, ये वाला ऑप्शन गया। तो मस्ट लगाएं कि कैन लगाएं, ड्राइवर्स को सीखना चाहिए कि ड्राइवर सीख सकते हैं, सकता तो हर कोई है, आप सलाह दे रहे हो कि भैया उन्हें ज़रूर से ऐसा करना चाहिए, तो
ऑप्शन आएगा जी अपना मस्ट। नेक्स्ट पे आ जाइए। ऑन द रोड वी मस्ट, रोड के ऊपर वी मस्ट डैश टू कंट्रोल आर ओन इमोशंस, रोड पे वी मस्ट डैश टू कंट्रोल आर ओन इमोशंस। वी मस्ट बी, वी मस्ट बी, अब बी के बाद क्या आएगा? वी मस्ट बी टू कंट्रोल, वी मस्ट बी ब्रेव टू कंट्रोल, वी मस्ट बी एबल टू कंट्रोल, कंसिस्टेंट टू कंट्रोल, ओबलाइज टू कंट्रोल। ओबलाइज का मतलब होता है किसी की बात को मानना। कोई लेना देना है या नहीं भैया? वैसे तो कंसिस्टेंट के साथ विद आता है, किसी चीज में कंसिस्टेंट होना, कंसिस्टेंट इन समथिंग, कंसिस्टेंट विद समथिंग, कंसिस्टेंट टू कंट्रोल। रोड पे, रोड पे, और वैसे मुझे लगता है इसमें बहादुरी वाली तो देखो कोई बात है नहीं कि अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो आपने बहादुरी दिखा दी, तो ये भी नहीं जाएगा। अब बचे अपने पास कौन सा? एबल। हमें क्षमता होनी चाहिए, वी मस्ट बी, यू शुड बी एबल टू कंट्रोल योर एंगर, तुम्हारे अंदर क्षमता होनी चाहिए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की। एबल टू डू समथिंग, ही इज एबल टू डांस वेल, ही इज एबल टू प्ले वेल, ही इज एबल टू कंट्रोल हिज एंगल। एबल टू डू समथिंग, एबल के साथ इन्फिनेटिव आता है, ये भी आपके लिए हिंट था। रोड रेस ड्राइवर आर ऑल्सो मोर लाइकली टू डैश ट्रैफिक ऑफेंसेस। ये जो रोड रेस ड्राइवर्स होते हैं ना, जो जाके लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ करते हैं, इस टाइप वाले जो ड्राइवर्स होते हैं ज़्यादा चांसेस हैं कि ट्रैफिक ऑफेंसेस भी डैश करेंगे। आर मोर लाइकली टू डैश ट्रैफिक ऑफेंसेस, ये ट्रैफिक ऑफेंसेस भी ज़्यादा डैश करेंगे। क्या करेंगे? ट्रैफिक ऑफेंसेस को खींचेंगे, ड्रैग माने खींचना। ट्रैफिक ऑफेंसेस को रिफ्लेक्ट करेंगे, वापस चमका देंगे। ट्रैफिक ऑफेंसेस को प्रोसीड करेंगे, आगे लेके जाएंगे। इफ़ यू इनकर लॉस, तो बेसिकली आपके साथ वो चीज़ होती है, आप वो चीज़ कर रहे होते हो। इनकर समथिंग का मतलब होता है वो चीज़ होना। रोड रेस ड्राइवर जो है ज़्यादा चांसेस है कि ट्रैफिक ऑफेंसेस भी ज़्यादा करेंगे। जो करेंगे वाला मीनिंग है वो इनकर से आएगा। अब ये आपके लिए नया वर्ड था, लेकिन तीनों तो कहीं भी नहीं बैठ रहे, तो भी समझ जाते हैं कि इसकी तरफ जाने की ज़रूरत अपने को। यहाँ वो कैब का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल था भाई। चलो जी, आज के लास्ट पैसेज पर आ जाओ। फिर वही करिए ज़रा इसको। इस वीडियो का मकसद है यार आपको एक अप्रोच देना, ठीक है, कि क्या क्या चाहिए होगा हमें क्लोज टेस्ट के अंदर नंबर लेके आने के लिए। सिंपल बात है, तीनों पोर्शन पे आपको काम करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्लोज टेस्ट की जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर सारे और रगड़ दोगे, तो भैया क्लोज टेस्ट में भी नंबर आने लग जाएंगे। और जो इस चैनल पर नए हैं, अगर आपने इतनी वीडियो देखी है तो इसका मतलब आपको कुछ मेरी बातें फील हो रही हैं, कनेक्ट कर पा रहे हो। इसी चैनल पे आप कमेंट में पिंड देखोगे, एक प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें आपको पूरी ग्रामर का, और इससे पीछे मैंने PQRS की स्ट्रेटजी बताई थी कि PQRS को कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छी वीडियोज़ है, ठीक है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, बढ़िया वीडियो है, ठीक, देख के देखना, आपको खुद ही फील हो जाएगा। करो जरा इसको। पहले रीड कर लो। अब ऑप्शन पुट कर लो, पॉज करके ना ऑप्शन पुट कर लो। चलो जी, आ जाओ। टैटूइंग के बारे में बात हो रही है ना। टैटू में ये होता है, इसके लिए ये चीज़ें चाहिए, लोग टैटू क्यों कराते हैं, इस टाइप की बातें। टैटूइंग एक टैलेंट है जिस जो रिक्वायर करता है, टैटूइंग एक टैलेंट है जो रिक्वायर करता है, यानी जिसके लिए ज़रूरत होती है काफ़ी टाइम की और डैश की, ठीक है। लाइबिलिटी का मतलब होता है जैसे आप किसी चीज़ के लिए लाइबल हो, तो भैया इस चीज़ के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, ठीक है। लाइबिलिटी की ज़रूरत होती है। इंटेग्रिटी होता है बेसिकली ऑनेस्टी, ईमानदारी की ज़रूरत है। भाई वो चाहे शाम को चोरियां करता हो, टैटू अच्छा बनाने के लिए इंटेग्रिटी का क्या लेने देना भाई, कोई सेंस नहीं बन रहा। कैपेसिटी की ज़रूरत है, एबिलिटी की ज़रूरत है। अच्छा, इस बोतल की कैपेसिटी 1 लीटर की है, कोई लेना देना है यहाँ पे? कैपेबिलिटी होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता हमारे लिए, कैपेसिटी का तो कोई लेना देना नहीं है। एबिलिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एबिलिटी होनी चाहिए। देयर आर मैनी वेरियस काइंड्स एंड डैश ऑफ टैटूइंग, बहुत सारे काइंड्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, और डैश हैं टैटूइंग के। कीज हैं, चाबियां हैं, कोई लेना देना नहीं। व्यूज हैं बहुत सारे, क्या कोई फिल्म विल्म चल रही है क्या?
या इसको देखने के नजरिए हैं, वैसा कुछ होता। टैटूइंग के व्यूज हैं, लोगों के व्यूज हैं, फिर तो समझ में भी आता। जेस्चर है, इशारे, जेस्चर होता है ना, जैसे बोल आप इशारे विशारे करते हो तो वो जेस्चर्स होते हैं आपके। अब जैसे ये जेस्चर हो गया एक टाइप का, कोई लेना देना नहीं। जैसे मूवी के जॉनरा होते हैं ना, अच्छा ये हॉरर मूवी है, अच्छा है थ्रिलर मूवी है, अच्छा है रोमांटिक मूवी है। टैटू भी अलग अलग टाइप के बनाते हैं, कोई दिल बनवाता है, कोई बाज बनवाता है, कोई शेर बनवाता है, कोई कुछ कुछ लिखवा लेता है, कोई अलग ही डिज़ाइन बनवा लेता है। तो इसके भी अलग अलग जॉनरा है ना। भी अलग अलग टाइप के टैटू कराता है, कोई रोमांटिक कराता है, कोई सैड कराता है, कोई बस नाम लिखवाता है ना, कोई अलग अलग शेप्स बनवाता है, कोई 3D टैटू बनवाता है। तो अलग अलग जॉनरा है टैटूइंग के भी। टैटूइंग वॉज एंड स्टिल अ मीन्स टू कम्युनिकेट समवन थॉट्स और लाइफ बाय परमानेंट। टैटूइंग एक तरीका है कम्युनिकेट करने का किसी के थॉट भी। बेसिकली जैसा उस आदमी ने टैटू करा रखा है तो उससे पता चलता है कि ये आदमी के विचार कैसे हैं, कैसा है। बाय परमानेंटली क्या करके, परमानेंटली डैश अ डिजाइन ऑफ लिंक, अ डिजाइन ऑफ लिंक एंड कलर इनटू देयर फ्लैश। ये परमानेंटली क्या कर रहे हैं, ये परमानेंटली किस चीज को अलग कर रहे हैं, परमानेंटली कंबाइन कर रहे हैं, एम्बेड कर रहे हैं, फर्टिलाइज कर रहे हैं। फर्टिलाइज करना, उगरना, कोई नई चीज पनपना। जैसे आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, एग फर्टिलाइज हो गए, ऐसा कुछ होता है कि टैटूइंग में। डिटैच किसी चीज को अलग करना, नहीं भैया। कंबाइन किसी चीज को मिलाना। एम्बेड करने का मतलब होता है किसी के अंदर कोई चीज डाल देना। आपने एम्बेडिंग, एम्बेडेड चिप्स देखी होंगी, है ना। तो एम्बेड वर्ब का ही मतलब होता है किसी चीज के अंदर कोई बिल्कुल रच बस जाना, नसों नसों में कोई चीज उतार देना। तो क्या कर रहे हो आप, अपने आइडियाज विचारों को उस पिक्चर्स के माध्यम से, उस डिजाइन्स के माध्यम से अपने शरीर पर परमानेंटली एम्बेड कर रहे हो। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पर आ जाइए। द फर्स्ट स्टेप इन टैटूइंग इज टू डेवलप एन आर्टिस्टिक डैश। अगर आप टैटूइंग करना चाहते हो तो उसका जो पहला स्टेप है वो है डेवलप करना अपने अंदर एक आर्टिस्टिक डैश एंड द स्किल टू स्केच। और स्किल लेके आनी पड़ेगी, स्केचिंग करने की, स्केच बनाना आना चाहिए। एंड क्रिएट योर आर्ट वर्क। ठीक। अच्छा, क्या करोगे, आर्टिस्टिक क्या लेके आओगे। ग्लिम्स का मतलब होता है बेसिकली एक झलक, आर्टिस्टिक झलक लेके आओगे। आर्टिस्टिक ड्रामा लेके आओगे। आर्टिस्टिक करियर लेके आओगे। करियर बनाना किसी फील्ड में तो समझ में आता है। आर्टिस्टिक करियर लेके आना है मुझे, आर्टिस्टिक ड्रामा लेकर आना है, आर्टिस्टिक एटीट्यूड, आर्टिस्टिक अप्रोच, चीज़ों को एक मतलब कलाकार की दृष्टि से देखने का नज़रिया। तो आर्टिस्टिक एटीट्यूड चाहिए आपको। एक एटीट्यूड होता है बेसिकली किसी काम को करने का तरीका, नज़रिया। तो एक आर्टिस्ट वाला एटीट्यूड लेकर आना पड़ेगा आपको, वो स्किल लेके आनी पड़ेगी स्केच करने की। टैटूइंग पेनमैनशिप इज फार मोर डैश देन स्केचिंग ऑन पेपर। टैटू बनाना जो है वो कहीं ज़्यादा डैश है पेपर पर स्केच बनाने से। क्या है, इज फार मोर डैश, एग्रीवेट कर देना, किसी चीज़ को बढ़ा देना, नहीं भैया। ऑथेंटिकेट करना, किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी, किसी चीज़ की मतलब ये चीज़ सही है इसको प्रमाणित करना, नहीं भैया। कॉन्फिस्केट कर लेना, किसी चीज़ को जब्त कर लेना, नहीं भैया, कॉम्प्लिकेटेड, जटिल है। अब इन चार क्लोसेस से चारों प्रीवियस ईयर लिए मैंने जानबूझ के, अपने वाले नहीं लिए ताकि आपको ऐसा ना लगे आसान आसान बना के दिखा दिए। आपको एक बात तो समझ में पड़ गई होगी कि सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी किसी भी क्लोज टेस्ट को करने की है कि पैसेज पढ़ के समझ में आना चाहिए। नंबर 2 है वोकैब। अब ये आपको पता ही नहीं है, एग्रेवेट, कॉम्प्लिकेट, कॉन्फिस्केट, ऑथेंटिकेट मतलब क्या है, तो कैसे भरोगे भाई इसमें। पहले तो पैसेज का मीनिंग समझना आपको आना चाहिए, यानी रीडिंग कॉम्प्रीहेंडिंग स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। नंबर 2 पे वोकैब अच्छी होनी चाहिए, और काफ़ी जगह ग्रामर भी लग जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं रियल टेस्ट ऑफ इंग्लिश। तो इस वीडियो से अगर कुछ फ़ायदा हुआ हो, आपको क्लोज टेस्ट के पीछे का समझ में आया हो कि क्लोज टेस्ट आखिर आपके ठीक क्यों नहीं हो रहे, मुझे किन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। देखो, आप क्लोज टेस्ट की वीडियोस देख सकते हो अलग अलग लोगों की, 1.5 घंटे की थ्योरी पढ़ा रखी है, ये ऐसे कर लो, ये मार्किंग कर लो, ये वो पता नहीं क्या क्या बताते हैं भाई। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के नाम पे तो इतना कुछ बता देते हैं, थ्रोपुट टाइम, फलाना दिगड़ा, मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया निकाल। चलो ठीक है भैया, कुछ नहीं है। क्लोज टेस्ट उस दिन होगा जब पैसेज का मीनिंग समझ में आएगा, उसके लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, वोकैब मजबूत होगी, तभी क्लोज टेस्ट आपका अच्छा हो जाएगा। ग्रामर तो बेसिक्स ही लगती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टाइप की या प्रीपोजिशन वाली मेनली लगती है, वो मुझे लगता है हर बच्चे की ग्रामर का कोर्स वोर्स करके डेवलप हो ही जाती है। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो वो लाइक कमेंट शेयर वाला काम अपना देख लेना।
और इस चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट है भाई, बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है, कंप्लीट वीडियो 1 2 3 4 करके ऐसे आपकी कंप्लीट ग्रामर आपकी पूरी कर रखी है। PQRS का भी आप मैंने अप्रोच बताई आपको कैसे डील करते हैं प्रीवियस ईयर से। ऐसी क्लोज टेस्ट अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे बता देना, ऐसे ही प्रीवियस ईयर ही आपको और भी क्लोज टेस्ट मैं करा दूंगा। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ वीडियो बढ़िया लगी होगी। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।